नमस्कार। आज हम बात करेंगे पारसी समुदाय से संबंधित एक विशेष योजना के विषय में। दरअसल पारसी समुदाय की जो जनसंख्या है, अगर आप देखेंगे 2001 की जनगणना के हिसाब से तो 69,601 उनकी जनसंख्या थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 57,264 इनकी जनसंख्या थी। यानी कि इनकी जनगणना 2001 से 11 की तुलनात्मक रूप से अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर इनकी जनसंख्या घटती हुई दिखाई देती है। अब ऐसे में इनकी घटती जनसंख्या को लेकर चिंता उत्पन्न हुई। इस विषय में एक योजना लॉन्च की गई और इस योजना के विषय में ही एक विशेष न्यूज के संदर्भ में ये फिर से स्कीम जो है वो चर्चा में आई है। दरअसल मामला यह है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक सार्वभौमिक पारसी पंजीकरण अभियान की शुरुआत की गई। अब इसमें फिर से जियो पारसी योजना, जिसकी की शुरुआत पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या के कारण पहले की गई थी, ये फिर से चर्चा में आ जाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो जियो पारसी पोर्टल था उसमें 300 नए पंजीकरण पूरे किए गए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक इधर रुझान दिखाई दे रहा है। तो विशेष तौर पर जो पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या थी उसके लिए शुरू की गई जो स्कीम थी, यानी कि जियो पारसी स्कीम, उसे के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। जियो पारसी योजना के विषय में बात करेंगे, लेकिन खबर हमारी क्या है? खबर हमारी यही है कि हाल ही में एक विशेष सुविधा शिविर का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें कि भागीदारी उत्साहजनक दिखाई दी। और उत्साहजनक भागीदारी का मुख्य कारण ये था, जियो पारसी योजना के तहत ही ये शिविर आयोजित किया गया था। तो जियो पारसी योजना की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत का कारण आपको एक ही लाइन में बता दिया गया कि दरअसल इसमें जो 300 नए पंजीकरण अर्थात जो उत्साहजनक भागीदारी दिखाई दे रही है, उसका कारण यह था कि जियो पारसी योजना की शुरुआत। अब कब इसकी शुरुआत की गई, क्या इसका उद्देश्य था, इस पर एक नजर डालते हैं। तो दरअसल इस योजना की शुरुआत की गई थी जब ये आंकड़े आए वर्ष 2001 से 2011 के बीच में घटती जनसंख्या के। तो उसमें चूंकि जनसंख्या भी कम थी अगर बाकी समुदायों की तुलना में आप देखेंगे तो, और साथ साथ इनके प्रतिशत में भी, इनके दर में भी गिरावट दर्ज की गई थी। तो इसलिए 2013 से 14 के बीच में एक सुनियोजित समाधान के तहत, एक वैज्ञानिक सहायता के तहत यह प्रयास किया गया इस योजना के माध्यम से कि कैसे पारसी समुदाय जो है उसकी जनसंख्या को स्थिर पहले किया जाए और फिर उसमें वृद्धि की जाए। अब इसके लिए जिस योजना की शुरुआत की गई उसका नाम है जियो पारसी योजना। इस योजना का उद्देश्य यही था कि पारसी समुदाय की जनसंख्या को बढ़ाया जाए। नोडल मंत्रालय आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है वो नोडल मंत्रालय है। और ये किस तरह की योजना थी? तो ये सेंट्रल सेक्टर अर्थात जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है उसके अंतर्गत ये योजना आती है। उद्देश्य यही है कि पारसी समुदाय की जनसंख्या को नियंत्रित तरीके से बढ़ाना और वैज्ञानिक और सुनियोजित उपायों के माध्यम से। अब इसके 3 घटक थे इस योजना की। अगर बात करें तो इसमें विशेष तौर पर इसके जनसंख्या का सबसे पहले स्थिर करना और उसके बाद वृद्धि का प्रयास करना, इसके अलावा वैज्ञानिक और सुनियोजित दृष्टिकोण से, और साथ साथ ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये फैक्टर आप याद रखेंगे। इसके 3 घटकों की अगर बात करें तो 3 घटक में पहला घटक क्या है? एडवोकेसी। क्या है पहला घटक? आपको याद रखना है, यानी कि परामर्श के माध्यम से कैसे प्रजनन क्षमता बढ़ाई जाए, इसके लिए लोगों को परामर्श देना, लोगों को जागरूक करना। दंपत्ति के लिए प्रजनन क्षमता बढ़ाना, विवाह को लेकर, उसकी उम्र को लेकर लोगों को जागरूक करना, पारिवारिक परामर्श देना, ये तमाम चीजें। इसके अलावा जो विवाह में एक समस्या आती है कि अगर हम बच्चे नहीं होते हैं तो बुजुर्ग जो पहले के हैं उनको लेके बुजुर्गों के लिए भी काउंसलिंग, साथ साथ पारिवारिक माहौल कैसा होना चाहिए, संबंधों का प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए, पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, नशा इत्यादि के संबंध में। तो ये तमाम चीजें जो कि जनसंख्या वृद्धि से संबंधित हैं, तो प्रजनन क्षमता हो, चाहे विवाह हो, संबंध प्रबंधन हो, इसके माध्यम से पालन पोषण और जागरूकता के संबंध में जो कार्यशाला है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं एडवोकेसी और परामर्श इसका पहला क्या था? पहला घटक था। दूसरा घटक आपका था सामुदायिक स्वास्थ्य सहायता, यानी कि लोगों को हेल्थ के विषय में भी जागरूक करना, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ है, यानी कि पारसी जो माता पिता हैं उनको वित्तीय सहायता देना ताकि कम्युनिटी हेल्थ भी बेटर हो सके। यानी सिर्फ शिशु का जन्म ही ना हो बल्कि उसका पालन पोषण से लेकर उसके वृद्धि तक की व्यवस्था। अब इसमें शिशु गृह देखभाल, बहुत लोग इसलिए भी बच्चा पैदा नहीं करते हैं कि उनका परिवार जो बहुत छोटा है तो कौन बच्चे की देखभाल करेगा। तो इसके लिए जो शिशु गृह होते हैं, क्रेच होते हैं, या बच्चों की देखभाल के लिए, बुजुर्गों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता इस चरण में, इस घटक में रखा गया। और तीसरा जो स्टेज था वो था चिकित्सा और प्रजनन सहायता, यानी कि किसी को अगर ये लगता है कि वो किसी अन्य वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहता है अपनी संतति को, तो उसके लिए आईवीएफ टेक्निक हो गई, आईसीएस हो गया, तमाम जो नई नई वैज्ञानिक तकनीकी है, उसके लिए चिकित्सा सहायता का भी प्रबंध इस योजना में किया गया था, जिसमें कि
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको IVF कहते हैं या ICS आप कह सकते हैं, इंट्रासाइटो जो प्लास्टिक इंजेक्शंस होते हैं, या और अन्य तमाम तरीके जैसे सेरोगेसी हो गई, तो इन तरीकों के लिए भी यानी वैज्ञानिक तरीकों के लिए भी जो है सहायता दी जाएगी। अब इस योजना की बात करें तो पारसी जो संस्थान है उनकी सहायता से जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसमें सहायक होती हैं। हालांकि केंद्र क्षेत्र की योजना है, इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। अब इसमें जो सहायता राशि दी जाती है वो DBT यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दी जाती है वित्तीय सहायता। और इसमें बेसिकली जो बायोमेट्रिक तरीके से यानी कि कैसे इसको मॉनिटरिंग की जाती है, तो ये बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा ये हम कह सकते हैं कि इसमें ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। आप जानते हैं कि जो पारसी समुदाय हैं, अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर भी देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप जानेंगे जो इस समुदाय से आते हैं। नौरोजी फरदोन जी का नाम, दादा भाई नौरोजी का नाम, SS बंगाली का नाम, इसके अलावा KN कामा का नाम, बहराम जी मालाबारी, ये सभी इस समुदाय से आते हैं। अब देखिए जरा सा जनसंख्या की बात जब हो रही है धार्मिक लिहाज से, तो वर्ष 2011 की जनगणना में आप जब देखेंगे तो उसके हिसाब से 121.09 करोड़ कुल जनसंख्या भारत की थी, जिसमें से कि हिंदू अगर हम बात करें तो इसमें 96.63 करोड़ जनसंख्या थी, जो कि 79.8% थी। इसी तरह से मुस्लिम की बात करें तो इनकी जनसंख्या कितनी है, 14.2% है, जो कि 17.22 करोड़ है। इसी तरह से आप ईसाइयों की बात करें तो यहां पर 2.3% यानी कि कितनी जनसंख्या थी, 2,78,00,000 2.78 करोड़ यहां पर ईसाई जनसंख्या थी। इसी तरह सिख की बात करें तो 1.7% थे सिख, यानी कि इनकी जनसंख्या कितनी थी, तो 2,08,00,000 थी, 2.08 करोड़। ठीक, बौद्धों की जनसंख्या की बात करें प्रतिशत तो 0.7%। बौद्ध जनसंख्या कितनी थी, क्षमा करिएगा, सिख जनसंख्या कितनी थी, 1.7%। और बौद्ध जनसंख्या की बात करें तो 0.7% यानी 0.7। बौद्ध कितने थे, तो 0.84 करोड़। ठीक है, इसी तरह से अगर जैन की बात करें तो 0.4% केवल जैन जो है उनकी जनसंख्या थी, यानी कि 0.45 करोड़। 0.45 करोड़ का मतलब हुआ 45 लाख। ये आंकड़े हैं वर्ष 2011 के। इसमें हिंदू और मुस्लिम जो सबसे बड़े समुदाय हैं अगर देखें तो हिंदू 79.8% और साथ साथ मुस्लिम 14.2% है, और 6 प्रमुख धार्मिक संप्रदाय ये बताए गए। इसके अलावा भी जो श्रेणी थी वो श्रेणी थी आपकी जो ORT की श्रेणी होती है, यानी कि अदर रिलीजन एंड परसुएंस जो श्रेणी होती है, और रिलीजन नॉन स्टेटेड भी एक श्रेणी थी, यानी कि जिनको कोई रिलीजन नॉट स्टेटेड में 0.29 करोड़ लोग थे, यानी 29 लाख लोग थे। ठीक है, और जो आपका एक अन्य श्रेणी है ORP वाली जो श्रेणी है, ORP में 0.79 करोड़ लोग थे। तो ये विभिन्न कैटेगरीज इसमें डिवाइड की गई थी। अब इसमें अगर अलग अलग देखें आप तो जैसे ईसाइयों की संख्या आप देख रहे हैं 2,78,00,000 यहां पर ईसाइयों की जो संख्या थी। इसी तरह से सिख आपके 2,08,00,000 थे। ये जो तमाम संख्याएं दी गई हैं इसमें सब में वृद्धि और अगर घटने की बात की जाए तो यहां पर जो पारसी समुदाय है उसकी अगर बात करें तो प्रमुख समुदायों में 6 में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी संख्या चूंकि कम है और वो लगातार कम भी हो रही है, इसलिए इस प्रयास को किया जाना जरूरी था। अब इसमें अगर आप देखें तो हिंदू जनसंख्या जो थी उसमें 0.7% की गिरावट दर्ज की गई थी 2001 से 2011 के तुलना अगर हम करें तो। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुई थी 0.7% की हिंदू में गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं पर अगर मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो उसमें 0.8% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस विषय पर और एक बात आपको बता दें कि यहां पर जो मुस्लिम समुदाय की सर्वाधिक वृद्धि दर भी रही थी 2001 से 11 के दौरान अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम जनसंख्या 24.8% यहां पर जो वृद्धि हुई है। हालांकि पिछली बार की तुलना में 0.8% की इसमें वृद्धि जो है वो अधिक देखी गई है। हिंदू और ईसाई वृद्धि भी आप देख लें तो 16.8%, हिंदुओं की जनसंख्या में 16.8% जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो यहां पर थी, और ईसाई की 15.5% इसकी वृद्धि दर्ज की गई थी। 2011 की जनगणना की यह बात की जा रही है। हालांकि जब पिछले 2001 से तुलना करते हैं तो हिंदुओं की जनसंख्या 0.7% की गिरावट है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या में 0.8% की वृद्धि थी। यहां पर पारसी समुदाय की बात इसीलिए की जा रही थी कि 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 69,601 थी, जो कि 2011 में 57,264 थी, जो कि घटी थी, और इसी के लिए इस स्कीम को लाया गया था, यानी कि पारसियों की संख्या की वृद्धि के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पारसी समुदाय की जनसंख्या कितनी थी आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। उम्मीद ही नहीं विश्वास है, क्योंकि अभी इसको बताया गया। आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।